हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी? कैसे हो जी? चलिए जी, आज मैं आपके सामने आया हूँ जी। आईसीआई के जो मॉडल टेस्ट पेपर्स है, एमटीपी, उसका जो सेकंड मॉक टेस्ट आया अप्रैल वाला, उसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन लेके। पहले 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और ऑलमोस्ट जितनी भी आईसीआई की लेटेस्ट एमटीपीज है, वो उन सबके सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो इसके हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ 51 से 100 तक के सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम 51 नंबर देखते हैं। कहा जी, 5 बॉयज ए बी सी डी आर सिटिंग इन ए रो। तो देखो जी, 5, 2, 3, 4, 5। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं। इन ए रो ए इज टू द राइट ऑफ बी। ए जो है बी के राइट पे है, पहले रफ बना लेते हैं। ए जो है बी के राइट पे है। A is to the right of B and E is to the left of B। तो E left of B हो गया। अच्छा, E is to the left of B but to the right of C। E जो है right of C है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? एंड A is to the left of D। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आपकी पोजीशंस बन जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो E है, तो E लिखा है आपका डी पार्ट में। तो यानी कि बेटा इसका आंसर आपका डी है। चलो जी, 51 हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी 52 की। देखो जी, 52 में कह रहे हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, टोटल 8 पर्सन है जो कि एक सर्कल पे बैठे हैं फेसिंग सेंटर। सर्कल पे बैठे हैं फेसिंग सेंटर। चलो जी, 8 पोजीशन बना लेते हैं। ये टोटल 8 पोजीशंस हो गई हमारी। अब यहां से पढ़ते हैं बी से। आपको देखो सबके सब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। अच्छा, अब आपको कह रहे कि P इज टू द सेकंड राइट ऑफ T। तो चलो मैं T की पोजीशन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अच्छा, अब का है P इसके सेकंड राइट है, तो राइट इस साइड होगा बेटा। तो 1 2 यहां पे P आ जाएगा। और देखो आपको कह रहे हैं टी हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी। टी जो है आर और बी का नेबर है, तो ये आर ये बी। ठीक है, आप पोजीशन को इंटरचेंज करके भी बना सकते हो, वी को इधर आर को इधर लिख सकते हो। फिर उसमें देखेंगे कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब आगे मुझे क्या कहा? P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। तो ये R हो गया, ये V हो गया। आगे कहा है S इज नॉट नेबर ऑफ P। ठीक है जी, तो एक बात तो कंफर्म है कि S जो है ना तो यहां पे आएगा और ना उधर आएगा, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी R बैठा है। चलो इस पॉइंट को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। V इज नेबर ऑफ U। V कह रहे हैं नेबर ऑफ U है। ठीक है, V जो है नेबर ऑफ U है, तो V नेबर ऑफ U है, तो ऑब्वियसली U यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया, V इज द नेबर ऑफ U। आगे का Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है S और W के बीच में नहीं है। ठीक है, Q जो है आपको बोला है एस एंड डब्ल्यू के बीच में नहीं है, एंड डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस। ठीक है जी, कि डब्ल्यू जो है यू और एस के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे एस नहीं आएगा। फिर यहां पे एस नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे एस ले लूंगा तो यहां पे डब्ल्यू लेना पड़ेगा। तो आप एस को यहां पे ले लो। एस यहां भी नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले ही से ही कहा था कि एस पी का नेबर नहीं है। एस जो है पी का नेबर नहीं है। ठीक है जी, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे जो मुझे पोजीशंस दी है उसके हिसाब से मेरा यहां पे W बनेगा, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो, और यहां पे Q बनेगा। ठीक है जी, तो ये मेरा पूरा पोजीशन बन गया TVUSWQPR। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हु इज टू ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेबर। ठीक है, तो पहले में कहा आर एंड वी, आर एंड वी। चलो आर और वी तो नेबर नहीं है, ठीक है। यू और वी नेबर है, बिल्कुल है। आर और पी भी नेबर है, बिल्कुल है। क्यू और डब्ल्यू भी नेबर है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर है ए। आर और वी हमारे नेबर नहीं है, क्योंकि आर और वी इकट्ठे नहीं बैठे हैं। चलो जी, 52 भी हमारा हो गया जी। अब हम बात कर लेते हैं जी जरा 53 की। देखो जी, 53 में क्या कह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन देख लो। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं
पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए बॉय रवि सेड ही इज सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ही इज द सन ऑफ, ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं कि रवि ने पॉइंट आउट किया है, रवि ने पॉइंट आउट किया है, तो चलो हम यहां पे ये जेंडर बनाते हैं कि ये रवि है, ठीक है। अब आप देखो क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय रवि सेड, रवि ने एक बॉय की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा है क्या, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो बेटा ये कंडीशन बनेगी कि ये रवि की मदर है, ये मदर ऑफ रवि है, तो मैंने नेगेटिव बनाया है, और यहां पे जो आएगा नीचे ये सन ऑफ रवि होगा, ओनली सन का है ना, देखो पढ़ो, ही इज सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, तो रवि की मदर, ही इज सन ऑफ द ओनली सन, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दैट बॉय, तो बताइए जी रवि रिलेटेड टू दैट बॉय, तो भैया रवि का तो फादर हुआ ना, सॉरी इस बॉय का तो रवि फादर है ना, तो बस आपका आंसर है डी, आपका आंसर बना जी डी। चलो जी ठीक है, 53 भी आपका हो गया जी। 54 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ोगे क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी में कहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसी सारी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द सन ऑफ एम, अब इन सबको हमें बना के देखना पड़ेगा जी, इन सबको हमें बना के देखना पड़ेगा, तो चलो मैं ए को चेक करता हूं, ए को चेक करता हूं, देखते हैं जी। ए में क्या कह रहे हैं, m माइनस एन, अब m माइनस एन पढ़ो पहले क्या कह रहे हैं, m माइनस एन का मतलब होगा m इज सिस्टर ऑफ b, तो m माइनस एन का मतलब है m इज सिस्टर ऑफ n, चलो जी ये मैंने n बनाया, जेंडर पॉजिटिव का है, m को नेगेटिव ले लिया, ये इसकी सिस्टर हो गई, ठीक है। फिर कहा जी क्रॉस c, तो a क्रॉस b में देखो कि क्या है, a इज द फादर ऑफ b, तो यहां पे आपको कह रहे हैं n क्रॉस c, तो n क्रॉस c का मतलब क्या है, n इज द फादर ऑफ c, n इज द फादर ऑफ c। अभी c का जेंडर अभी तक नहीं आया, अब यहां से आगे देखेंगे, यहां से आगे का क्या है जी, यहां से आगे का c प्लस एफ, तो इसका मतलब c ब्रदर हो जाएगा f का, c ब्रदर हो गया f का। अभी f का जेंडर मेरे पास नहीं है, f का जेंडर मेरे पास नहीं है। अब आपसे कहा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट c इज द सन ऑफ m, तो c इज द सन ऑफ m, तो इसके हिसाब से तो c सन नहीं बन रहा जी m का, c m का सन नहीं बन रहा, ठीक है। तो c इज नॉट द सन ऑफ m, ये तो n का सन है, और ये दोनों क्या थे, ये दोनों भाई बहन थे, ये दोनों भाई बहन थे, तो इसका मतलब पहला तो आंसर नहीं है, पहला आंसर नहीं है, ठीक है जी। अब ऐसे ही हम b को भी चेक करेंगे, ऐसे ही हम c को भी चेक करेंगे, ऐसे ही हम d को भी चेक करेंगे, तो d वाला जाके आपका आंसर बनेगा, ऐसे ही चेक करते जाओगे। चलो मैं एक और चेक कर लेता हूं, एक और चेक कर लेता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, मैं b को चेक कर लेता हूं। b में क्या कह रहे हैं देखो, f माइनस सी, तो f माइनस सी बोले तो, f माइनस सी बोले तो f माइनस सी, f सिस्टर हो जाएगी c की, तो f सिस्टर है जी c की, अच्छा तो ये तो वैसे ही नहीं अच्छा ठीक है, f सिस्टर हो गई c की। आगे देखो आगे क्या कह रहे हैं, फिर का है प्लस n, तो प्लस n का मतलब c ब्रदर हो जाएगा n का, c ब्रदर हो गया n का, c ब्रदर हो गया n का, और आगे n क्रॉस m, तो n क्रॉस m का मतलब है n फादर हो जाएगा m का, ठीक है। अब आपसे यहां पे क्या कह रहे थे, c इज द सन ऑफ m, तो इसमें भी c कहां हुआ m का सन, c तो m का सन नहीं है जी, c तो m का सन नहीं है, तो इसका मतलब b भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही आप c को चेक करोगे, मैं सीधा अब d को चेक करता हूं, मैं अब चेक करता हूं d को,
आंसर इसका डी बनेगा। यहां पे कह रहे एम क्रॉस एन, तो एम क्रॉस एन का क्या मतलब है? एम क्रॉस एन का मतलब है एम इज द फादर ऑफ एन। एम इज द फादर ऑफ एन, ठीक है जी। अब आगे पढ़ेंगे, यहां पे मुझे कह रहे हैं एन माइनस सी, तो एन माइनस सी का मतलब क्या है? एन इज द सिस्टर ऑफ सी हो जाएगी, एन इज द सिस्टर ऑफ सी हो जाएगी। चलो जी, एन जो है सी की सिस्टर है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे का है सी प्लस एफ। अब सी प्लस एफ का मतलब क्या है? सी प्लस एफ का मतलब है कि सी ब्रदर हो जाएगा एफ का। अब आप यहां से देखो बेटा, आपसे क्या पूछ रहे थे? सी इज द सन ऑफ एम, तो देखो ये एम इन तीनों का ही फादर है, क्योंकि ये सब भाई बहन है, क्योंकि ये सब भाई बहन है, तो एम इन तीनों का फादर है ना, तो सी का भी तो फादर है ना, तो इसलिए डी आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा हम इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है जी। तो 54 का हमारा आंसर क्या आ गया? 54 का आंसर हमारा आ गया डी। चलो जी, 54 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 55 की तरफ। अच्छा, 55 में देखो तो क्या कह रहे हैं बेटा? 55 में कहा है इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है जी, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। डी जो है ब्रदर ऑफ बी है, तो चलो बना लो। मैंने बना लिया जी कि डी जो है ब्रदर ऑफ बी है। चलो, अभी बी की कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बी की इंफॉर्मेशन मेरे पास कुछ नहीं है कि बी की जेंडर क्या है। अब मुझे कहा कि बी जो है वो सी के साथ रिलेटेड है, बी जो है वो सी के साथ रिलेटेड है, ठीक है जी। अब बी सी के साथ कैसे भी रिलेटेड हो सकता है। अब आगे आपसे पूछा कि इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इनमें से कौन सा जरूरी है होना, कौन सा फॉलो करना चाहिए। यहां पे कहा द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, ठीक है, एंड बी इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है जी, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं ये कंडीशन लेके चलूं कि सन ऑफ डी जो है वो सी का ग्रैंड सन है, सन ऑफ डी जो है वो सी का ग्रैंड सन है, तो मतलब सी कहीं ना कहीं यहां पे होगा, और ये इसका सन नीचे बनेगा डी का, कहीं ना कहीं ग्रैंड सन कह रहे हैं, द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी। यहां पे वैसे मुझे दिया नहीं है, मैं कह दूंगा ये सन ऑफ डी है, बनाना चाहो तो कुछ भी हो सकता है, ये सन ऑफ डी है, तो ये सन ऑफ डी है और ये सी है, तो सी का ग्रैंड सन होगा, और सी कहीं ना कहीं बी के साथ रिलेटेड भी है, कहा है कि सी बी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर तो बेटा इसमें तो दोनों ही होने चाहिए, सन ऑफ डी इज द ग्रैंड ऑफ सन ऑफ सी भी फॉलो करेगा, और बी इज द सिस्टर ऑफ डी। हाँ बिल्कुल, वैसे तो देखो जरूरी नहीं है कि बी सिस्टर हो, बी ब्रदर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे ब्रदर कहा नहीं है तो इसलिए मैं सिस्टर की बात करूंगा, तो फिर तो दोनों ही फॉलो करेंगे बेटा, ये सिस्टर वाला केस बन गया, फिर तो 1 एंड सेकंड दोनों फॉलो करेंगे, फिर 1 एंड सेकंड दोनों फॉलो करेंगे, तो 55 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। चलो जी, 55 का डी हो गया। अब हम बात करते हैं 56 की। 56 में देखो क्या कह रहे हैं, 56 में हमें एक बात बोल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बी इज द सन ऑफ ए, ठीक है। कह रहे कि बी जो है वो ए का सन है। चलो जी, बी जो है वो ए का सन है। चलो एक तो ये बन गया कि बी जो है ए का सन है, फिर आगे क्या कहा? बी इज द सन ऑफ ए बट ए इज नॉट मदर ऑफ बी, ठीक है। तो उसी वजह से क्या कह रहे हैं, बट बी इज नॉट मदर ऑफ ए, इस वजह से मैंने इसको फादर बनाया है। ये इसका सन तो है, लेकिन क्या बोला है कि ये इसकी मदर नहीं है, तो फिर ये इसका फादर होगा, इसलिए मैंने इसका जेंडर पॉजिटिव में लिखा है। अच्छा, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी जो है मैरिड कपल है। चलो जी, तो ए एंड सी मैरिड कपल है, तो ए एंड सी ये मैरिड कपल का हो गया, तो ये सी का जेंडर फीमेल का होगा, ठीक है जी। ए एंड सी आर मैरिड कपल
एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है वो ए का ब्रदर है, तो ये एफ बन जाएगा जी, ये एफ हो गया ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो सिस्टर ऑफ बी है, चलो जी ये बना दिया जी, डी हो गई जी सिस्टर ऑफ बी। अच्छा, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ सी, ई जो है सन ऑफ सी है, ई जो है सन ऑफ सी है, ये पूरा हमारा एक फैमिली ट्री बन गया। अब आगे क्या करें, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, काउंट कर लो जी कितने मेल मेंबर हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 मेंबर है जी, ठीक है जी। तो आपके पास डी आंसर हो गया जी। तो 56 का आंसर हमारा क्या बन गया बेटा, 56 का आंसर हमारा बन गया डी। चलो जी, अब देखिए जी ये आगे के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सिलोजिज्म, ये नवंबर ऑनवर्ड्स तो आपको मालूम है कि अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन जुलाई वालों के लिए तो है ना, जुलाई वालों के लिए तो है ना, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है 57 नंबर। क्या कह रहे हैं जी, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, चलो जी इसका बनाते हैं फिर, कुछ एक्टर्स जो है सिंगर्स है, तो ये एक्टर्स है, तो ये सिंगर्स है, ये पहला था जी। फिर कह रहे ऑल सिंगर्स आर डायरेक्टर्स, तो ऑल सिंगर्स आर डायरेक्टर्स, तो ये बनेगा जी, ये तो हमारा वेन डायग्राम बन गया जी। अब क्या कह रहे हैं, सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स। अब कंक्लूजन 1 में क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन 1 में क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन 1 में कह रहे हैं कि सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स। हाँ जी बिल्कुल, सम एक्टर्स तो डायरेक्टर्स है ही, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहला तो फॉलो करेगा, तो देखो आपको कहा भी है कि आपको आंसर ए देना है कि अगर ओनली 1 फॉलो करता है, आंसर बी देना है अगर सेकंड फॉलो करता है। अब सेकंड में क्या कहा, नो सिंगर इज ए एक्टर, नो सिंगर इज ए एक्टर, नहीं ये तो गलत है, कुछ ना कुछ सिंगर तो एक्टर है, कुछ ना कुछ सिंगर तो एक्टर है, तो इसका मतलब ओनली ये फॉलो करेगा, तो ए आंसर है जी। 57 का आंसर बेटा हमारा ए हो गया। चलो जी, अब यहां से आगे चलते हैं और हम देखते हैं 58 का। 58 में क्या कह रहे हैं, ऑल एक्टर्स आर गर्ल, ऑल एक्टर्स आर गर्ल, ऑल एक्टर्स आर गर्ल, तो ये बाहर वाला गर्ल का है और ये एक्टर्स का है, तो ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स। फिर कहा जी ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, चलो जी ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये बन गया जी। अब कंक्लूजन क्या है, अब कंक्लूजन क्या है जी, कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, अच्छा कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, ये तो फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। फिर कहा जी सम गर्ल्स आर एक्टर्स, सम गर्ल्स आर, हाँ ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, तो फिर दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो सी आंसर है, दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, तो 58 का आंसर हो गया जी सी। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं जी जरा 59 की, 59 की। अच्छा 59 में अगर हम देखें तो 59 में क्या कह रहे हैं जी, 58 का सी आ गया जी हमारा। 59 में कह रहे हैं सम प्लेयर्स आर सिंगर, तो ये प्लेयर्स है जी, ये सिंगर्स है जी, तो सम प्लेयर्स आर सिंगर्स। अच्छा फिर कहा जी ऑल प्लेयर्स आर टोल, ठीक है, तो ऑल प्लेयर्स आर टोल का मतलब ये जी, ये टोल हो गया जी, ऑल प्लेयर्स आर टोल, ठीक है जी। कंक्लूजन में कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बना दिया, सॉरी, मैंने इससे बना दिया एक्चुअल में, तो ये गलत बन गया, ये दोबारा बनाना पड़ेगा, मैंने कंक्लूजन का देख के बना दिया,
तो दोबारा बनाते हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसको इरेज ही कर ले तो अच्छा है। चलो जी, देखो जी दोबारा से बनाते हैं। इसमें कह रहे हैं सम प्लेयर्स आर सिंगर, तो सम प्लेयर्स आर सिंगर, ये प्लेयर्स है जी, ये सिंगर्स है जी। अब यहां पे कहा ऑल सिंगर्स आर टोल, यहां बनेगा एक्चुअल में ऑल सिंगर्स आर टोल। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी, अब हम देखते हैं जी सम प्लेयर्स आर टोल, हाँ बिल्कुल सम प्लेयर्स, ये वाले तो टोल है ही, तो ये तो फॉलो करेगा। फिर कह रहे हैं ऑल प्लेयर्स आर टोल, नहीं ये नहीं फॉलो करेगा। ऑल प्लेयर्स आर टोल कहां फॉलो करेगा, ये वाले टोल में थोड़ा आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ पहला ही, इसमें सिर्फ पहला पहला फॉलो कर रहा है। तो जब पहला फॉलो करता है तो आंसर ए होता है। तो हमारा 59 का आंसर है जी ए, 59 का आंसर है जी ए। चलो जी, अच्छा जी, अब जरा 60 देख लेते हैं। 60 60 60 60 कह रहे जी सम बोट्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन। तो मान लिया ये बुक्स है और ये पेन्स है, सम बुक्स आर पेन्स। फिर आगे का नो पेन इज पेंसिल, तो नो पेन इज पेंसिल, तो ये बन जाएगा जी नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो जी इसमें 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 पहले में क्या कह रहे हैं, पहले में कहा सम बुक्स आर पेंसिल। तो देखो जी सम बुक्स आर पेंसिल, पहले ये देख लो क्या क्या कह रहे हैं आपको। आपको कह रहे हैं ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इफ कंक्लूजन सेकंड फॉलो, इफ आइदर वन और टू फॉलो। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ो, सम बुक्स आर पेन है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है। देखो एक होता है आइदर और, आइदर और तब बनता है यार, आइदर और कब बनता है, आइदर और तब बनता है जब आपके जो कंक्लूजन है वो एक पॉजिटिव नेचर का हो और एक नेगेटिव नेचर का हो, एक पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का हो। और दूसरी बात उनमें जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम है। देखो बुक और पेंसिल का यहां है, बुक और पेंसिल का यहां है, एक की नेचर पॉजिटिव है, एक की नेचर नेगेटिव है। और जब दोनों ही फॉलो ना करे, जब दोनों ही फॉलो ना करे, जब दोनों ही फॉलो ना करे, तब जाके हमारा आइदर और बनता है। तो यहां पे कह रहे हैं सम बुक आर पेंसिल। तो देखो बुक का पेन के साथ है, पेन का पेंसिल के साथ है, तो आप डायरेक्टली बुक का पेंसिल के साथ तो देख ही नहीं सकते। तो ये कह रहे सम बुक आर पेंसिल, नहीं तो फॉलो नहीं करेगा। अच्छा फिर कह रहे नो बुक इज पेंसिल, तो ये भी गलत है। अगर ये कह देते सम बुक इज नोट पेंसिल, तब मैं कहता वो ठीक है, लेकिन वो तो नो कह रहा है, नो का मतलब सारे के सारे। अगर वो मुझे कहता सम बुक आर नोट पेंसिल, तब तो मैं मान लेता फॉलो कर रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सी आंसर बनेगा, आइदर वन और आइदर टू फॉलो। चलो जी, अब यहां के बाद हम बात कर लेते हैं जी जरा 60 के बाद स्टैटिस्टिक्स की। चलो जी, थ्योरी क्वेश्चन आ गया जी। कह रहे जी बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डाटा इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट पर्सनल होता है जी, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू है जी, डायरेक्ट पर्सनल वाला आंसर है। तो पर्सनल इंटरव्यू है, तो 61 का क्या हो गया जी, 61 का ए हो गया जी। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा पहले कह रहे यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चलो देखते हैं। यूजुअली मीडियन इज द बेस्ट सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, यूजुअली मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नॉर्मली जीएम इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रलिटी। देखो जब तक नेचर ना दी हो तब तक मीन को ही बेस्ट माना जाता है, जब तक नेचर ना मालूम हो तब तक मीन ही बेस्ट माना जाता है। तो इसका मतलब 62 का भी क्या है, 62 का भी ए है, 62 का भी ए है बेटा, 61 का भी ए, 62 का भी ए। चलो जी आगे चलते हैं। 63
अच्छा देखो जी क्या कह रहे हैं, मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल मेंबर इज 5000 and that for a group of 60 male member is 6000 per month. what is the combined mean salary? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी जी। तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आप करोगे 40 इंटू 5000 इक्वल, फिर करोगे 60 इंटू 6000, फिर जीटी करोगे, फिर डिवाइडेड बाई 100 करके इक्वल कर दोगे। करो जी, जो फॉर्मूला है 40 इंटू 5000 इक्वल, फिर मैंने किया जी 60 इंटू 6000 इक्वल, 60 इंटू 6000 इक्वल, जीटी किया और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया तो 5600 आ रहा है जी, 5600 आ रहा है जी। तो 5600 है डी में, तो इसका आंसर हो गया जी डी। तो जी आपका 63 का डी है। ठीक है जी, चलो जी अब हम बात करते हैं जी 64 की। देखो जी आपको कह रही है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 16 10 16 10 16 10 16 10 16, हर बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हाफ ऑफ द रेंज। डायरेक्ट कर सकते हो, तो रेंज हो जाएगी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो 1/2 और 16 में से 10 माइनस जाके तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 64 का है जी सी, 64 का आंसर आपका बन गया सी। चलो जी 64 का आंसर सी बन गया जी। चलो जी अब 65 की बात कर लेते हैं। 65 में देखो जी क्या है, मीन तो 3.57 है, मॉड 2.13 है। अब आपको कह रहे मीडियन बताओ। तो देखो जी क्या होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहां पे आपको तो मीडियन बताना है ना, तो इसका मतलब मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा मॉड प्लस 2 इंटू मीन डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, अब इसको अगर मैं करता हूं, अगर मैं इसको करता हूं तो मीन कितना था, मीन कितना था, मीन था आपका 3.57। तो आप करोगे 2 इंटू 3.57 इक्वल, ठीक है करो जी 2 इंटू 3.57 इक्वल 7.14 आ गया। अब इसमें प्लस कर दो 2.13, मैंने प्लस कर दिया, प्लस कर दिया 2.13, प्लस कर दिया 2.13, ये आ रहा है 9.27। अब डिवाइड कर दो 3 से, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो 3.09, 3.09 ए आंसर है जी, सिंपल कैलकुलेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों 65 का आंसर हो गया ए, 65 का आंसर हो गया ए। चलो जी अब यहां से आगे की बात कर लेते हैं। आपको कहा है कि आपको वेरिएंस बताना है इसका, तो यार वेरिएंस के लिए पहले तो तुम इसका मीन निकालोगे। तो भैया मीन निकालोगे तो 3 और 4 7, 5 12 और 8 20, तो 20/4 यानी कि 5 तो हो गया मीन। अब वेरिएंस निकालना है तो क्या करोगे, इन सब में से इनका स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर करना है। तो 3 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। फिर 4 में से 5 माइनस करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से 5 करेंगे तो 3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और डिवाइडेड बाई 4, तो 9 और 1 10, 4 14/4। तो करो जी 14 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है जी 3.5। तो 3.5 आपका कहां लिखा है जी, बी में। तो इसका आंसर 66 का आपका क्या हो गया, 66 का हो गया जी बी। चलो जी हम 67 की बात करते हैं जी। थ्योरी क्वेश्चन है दोबारा से। क्या कह रहे हैं जी, ए प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट वुड बी, ठीक है 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 0, क्योंकि जब सारी वैल्यू बराबर है तो मीन को माइनस करोगे वैल्यू में से, तो यार फॉर्मूला ये होता है ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का रूट। तो जब x और x बार सेम है हर बार तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा ना, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो आंसर अपने आप 0 आएगा। तो सी आंसर है जी 67 का, 67 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी है। चलो जी
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन ओजाइव एंड ग्रेटर देन ओजाइव, लेस देन और ओजाइव, मोर देन ओजाइव जहां कट करते हैं वो तो हमेशा मीडियन होती है। थ्योरी क्वेश्चन है जी, तो 68 का भी सी है जी, 68 का आंसर सी है मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी, हम बात करते हैं जी जरा 69 की। अच्छा देखो जी, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, एक्स दिया है एफ दिया है यार, इसको तो डिस्क्रीट कहते हैं, तो 69 का बी, 69 का बी। चलो जी, थ्योरी क्वेश्चन है 69 का बी। अब हम बात करते हैं 70 की। आपको एक डाटा दिया हुआ है, क्या है इसकी मीडियन बताओ, तो पहले तो आप अरेंज करोगे, पहले तो अरेंज करोगे। चलो असेंडिंग में कर लेता हूं, पहले 4 आएगा, 4 के बाद फिर 6 आएगा, 6 के बाद फिर 8 आएगा। अच्छा 2 भी था यार, 2 भी था, तो पहले 2 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, और 15 के बाद 18 आएगा। तो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 को छूट गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो जी, मीडियन जो बनेगी वो बनेगी 4th प्लस 5th डिवाइडेड बाई 2, तो 1 2 3 4 5, तो 4th और 5th है 8 और 11, 8 प्लस 11 बाई 2, तो 19 बाई 2 का मतलब 9.5। तो देखो जी 9.5 का मतलब डी जी, तो आपका 70 का आंसर है जी डी, 70 का आंसर हो गया बेटा मेरे प्यारे बच्चों डी। चलो जी, हाँ जी 70 के बाद हम देख लेते हैं जी, 70 के बाद देख लेते हैं 71। कह रहे जी ए एम एंड एच एम ऑफ टू नंबर आर दिस एंड दिस, जी एम पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यार, जी एम होता है ए एम इंटू एच एम का रूट, जी एम होता है ए एम इंटू एच एम का रूट, तो यानी कि 5 इंटू 3.2 16 हो जाएगा शायद, तो 4 आंसर आ जाएगा जी। 5 इंटू 3.2 इसका अंडर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि सी आंसर है जी 71 का, 71 का मेरे प्यारे बच्चों सी हो गया जी। चलो जी, हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वार्टाइल n प्लस 1/4, लेकिन इसमें भी मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें भी मुझे पहले अरेंज करना पड़ेगा, तो आप अरेंज करोगे तो पहले आएगा 10, फिर 12, फिर आएगा 15, फिर 16, 10 12 15 16, 16 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 20, 20 के बाद आएगा 23, और 23 के बाद आएगा 28। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये भी, तो Q1 हो जाएगा n प्लस 1/4, तो बेटा जी 9/4। अच्छा अब 9/4 आएगा 2.25, तो 2.25 को कैसे सोल्व करना है, सेकंड कंप्लीट आएगा 0.25, थर्ड माइनस सेकंड, सेकंड कंप्लीट आएगा 0.25, थर्ड माइनस सेकंड। अच्छा अब चलो जी मैं देखता हूं सेकंड क्या है, सेकंड है मेरा 12, तो ये बनेगा 12 प्लस 0.25, और थर्ड है 15, तो 15 में से 12 को माइनस करूंगा तो वो 3 आएगा, तो 25 75, तो 12.75, 12.75 दैट इज सी आंसर है। तो 72 का मेरा आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 72 का आंसर आ गया जी सी। चलो जी, अब इसके बाद में मैं बात करता हूं जी 73 की। 73 में देखो जी एक डाटा दिया हुआ है, और मुझे कह रहे हैं क्या, मुझे कह रहे हैं कि इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ। 73 में कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज बतानी है, तो यार देखो पहले कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है l माइनस एस एल प्लस एस इंटू 100। अब l अगर मैं देखूं तो देखो ये जो ये इंक्लूसिव है, तो मैं इसको एक्सक्लूसिव बनाऊंगा, तो ये 9.5 हो जाएगी और ये 59.5 हो जाएगी, यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट,
एल का मतलब लार्जेस्ट है, एस का मतलब स्मॉलेस्ट है। तो देखो जी, लार्जेस्ट बन रही है 59.5, स्मॉलेस्ट हो जाएगी 9.5 अपॉन में 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो 72.46 आ रहा है शायद, 72.46। हाँ जी, डी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना बस, तो आपका आंसर आएगा डी 72.46। 73 का आंसर डी है जी। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, 73 का डी है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। मीन डेविएशन सब पे करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सब पे करता है, ठीक है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन सब पे नहीं करता। तो इसका मतलब 74 का डी होना चाहिए, 74 का डी होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं ए और बी तो करता है लेकिन सी नहीं करता। क्वार्टाइल डेविएशन तो सिर्फ Q1 और Q3 पे करता है। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज, तो देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज, तो जनरली इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है जी? इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? देखो, एक होती है क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि Q1 प्लस Q3 बाई 2, Q1 प्लस Q3 बाई 2, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, तो क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2 होता है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q3 माइनस Q1। अच्छा, तो फिर तो डबल हो जाएगा ना यार, तो फिर तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन की डबल हो जाएगी। ठीक है जी, तो डबल हो जाएगी जी, बिल्कुल सही है। तो डबल आंसर आएगा, डबल आंसर आएगा 75 का बी, 75 का बी डबल हो जाएगा जी। ठीक है जी, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन का डबल होता है, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा, क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल, इसलिए मैंने Q3 माइनस Q1 किया है। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं 76 की। कह रहे जी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250। ठीक है जी, तो इसका मतलब n तो 10 है, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 250 है। मीन ऑफ द डाटा इज 10, ठीक है, मीन भी 10 है, तो x बार 10 है। अब आपको कह रहे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, तो पहले स्टैंडर्ड वेरिएशन निकाल लो यार। तो स्टैंडर्ड वेरिएशन हो जाएगा 250 बाई 10, यानी कि 5 हो गया स्टैंडर्ड वेरिएशन। अब 5 हो गया स्टैंडर्ड वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड वेरिएशन अपॉन मीन इंटू 100, तो 5 बाई 10 इंटू 100, तो 50%। सी आंसर है जी, ये रहा 76 का आंसर है जी, सी। चलो जी, अब हम बात करते हैं जी 77 की। क्या कह रहे जी, मीन ऑफ द वेरिएबल x इज 50। चलो जी, मीन ऑफ द वेरिएबल ऑफ x इज 50 दिया है, तो आपसे कह रहे हैं कि मीन ऑफ u बताओ यार। चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों से इफेक्ट होता है, तो बस यहाँ पे x का मीन डाल देंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 260 हो गया यार, तो इसका आंसर आ गया बी। तो इसका आंसर आपका आ गया बी जी, 77 का मेरे प्यारे बच्चों बी है। आ जाओ जी 78 पे आ जाओ। कह रही जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल x इज नोन टू बी 10, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 प्लस 5x ना। इस पे सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, ओरिजिन से नहीं पड़ता है। तो अगर मुझे इसका 10 था और यहाँ 50 को 0 कर दूंगा, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा 5 इंटू 10, 50 बनेगा जी। ये प्लस 50 तो लिखना ही नहीं है, तो इसका मतलब 78 का आंसर है जी ए, 78 का आंसर आ गया जी ए। चलो जी, हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 79 की। कह रही जी, मीन एंड एसडी ऑफ ए सीरीज इज ए प्लस बी। ठीक है, मीन एंड एसडी, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। 79 में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में ये ए एंड बी है, मीन एंड एस डी ए प्लस बी नहीं है, बल्कि क्या है ये है कि मीन तो ए दिया हुआ है और एस डी बी है। अच्छा, मीन ए दिया हुआ है, एस डी
हाँ ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि इफ वी ऐड 2 टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज देन द सम ऑफ द मीन एंड एसडी। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि अगर हम हर एक में दो दो जोड़ दे, दो दो जोड़ दे, तो देखो चेंज ऑफ ओरिजिन का तो क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का मीन पे तो इफेक्ट होता है भाई, प्लस करने को चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, यानी कि अगर मैं दो जोड़ूंगा तो यार न्यू मीन मेरा हो जाएगा a+2, लेकिन एसडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो न्यू एसडी मेरा बी ही रहेगा। अब आपको कह रहे हैं इसका सम बताओ, तो सम तो यार a+b+2 बनेगा ना, तो a+b+2 बनेगा, तो इसका मतलब 79 का तो ए आंसर हो जाएगा। 79 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 79 का आंसर ए हो जाएगा। ध्यान से देखना जी, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम मत कर देना। चलो जी, अब 80 की बात कर रहे हैं। 80 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग ऑफ स्केल। सभी पे पड़ता है, एसडी पे भी पड़ता है, एमडी पे भी पड़ता है, क्यूडी पे भी पड़ता है, इनफैक्ट रेंज पे भी पड़ता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर है, तो 80 का डी है जी। चलो जी, 80 का डी है जी। अब आ गए जी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। मैं बात करता हूं जी जरा 81 की। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, और ए बाई बी पूछ रहे हैं, तो यार सिंपल फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.25 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.36 है, तो 25/36। अब 25/36 करूंगा तो भगवान तुम्हारा भला करे, 25 डिवाइडेड बाई 36 कर रहा हूं तो 0.6940 आ रहा है। इनमें से तो कोई भी नहीं है, हाँ, तो 0.6940 आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 0.6940। तो भैया फिर तो मैं सबसे पास वाला ही लूंगा, तो यानी कि मुझे फिर सी ले लेना चाहिए, तो सी आंसर बनेगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस इसमें, वैसे आप सी ले लोगे फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो 81 का हो गया जी मेरा सी। अब मैं बात करता हूं 82 की। 82 में कह रहे हैं इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द चांस दैट ऑफ गेटिंग ए स्पेड और एन एस। तो गेटिंग ए स्पेड, तो स्पेड कितने हैं, स्पेड है 13/52, फिर का एस भी हो सकता है तो 4/52, लेकिन यार एक एस तो स्पेड में भी ले लिया ना तुमने, तो 1/52, तो इसका मतलब 13 4 17 16/52, तो 4/13, तो 4/13 हो रहा है ए में, तो यानी कि 82 का ए, 82 का ए। चलो जी, बात करते हैं जी 83 की। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दी है, फंक्शन दिया है, और क्या पूछा है, EX पूछा है, तो EX तो क्या होगा यार, EX होगा इनका गुणा करके टोटल करना है, तो यानी कि EX तो होगा 1/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 1/6। चलो जी, अब अगर मैं इसको वैसे ही कर लूं, कैलकुलेटर पे कर लूं, चलो, तो मैं कहूंगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल, फिर 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल, इसके बाद में GT कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल, और इसके बाद में GT, तो 1.666 आ रहा है, 1.666 है कहीं, हाँ, तो ये हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर है जी। चलो जी, 83 का सी हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी 84 की। कह रहे मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p। तो यार मीन होता है n इंटू p, मीन होता है n इंटू p, तो सी आंसर है जी 84 का भी, 84 का भी सी है। चलो जी, टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व 1 होता है जी, तो थ्योरी क्वेश्चन आ गया जी 85 का ए आंसर है, 85 का ए। अच्छा जी, चलो जी, टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व कहा था तो 85 का ए। आ जाओ जी 86 पे आ जाओ। कह रहे जी फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 150 एंड एसडी 45, Q1 और Q3 बताना है।
तो भैया Q1 क्या होता है, म्यू माइनस 0.675 SD। अब इसमें डालना है बस आपको। और Q3 क्या होता है, बाकी तो कैलकुलेशन है, म्यू प्लस 0.675 SD। वैल्यू डाल के सोल्व करना है बस, म्यू भी पता है, SD भी पता है। तो 86 का जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा बी। मैंने आंसर टिक किए हुए हैं, आपको बस अब तो कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूले में डाल के। तो 86 का बी हो जाएगा। आप वैल्यू डालो जरा, 86 का आएगा बी। चलो जी बेटा, म्यू की जगह पे 150 डालना है, एसडी की जगह पे 45 डालना है, सोल्व कर देना है बस। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n9 है, p1/3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। तो वेरिएंस होता है npq। यार n9 है, p1/3 है, तो q 2/3 हो जाएगा, और वेरिएंस होता है npq। तो 9 इंटू 1/3 इंटू 2/3, ये 9 तो कट ही गया, 2 आ जाएगा। तो 87 का हो गया सी, 87 का हो गया सी। चलो जी 88 की बात करते हैं। कह रहे एक बैग है जिसमें 12 बॉल है, 12 बॉल है, ऑफ विच 3 आर रेड एंड 5 आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है जी, 12 में से 3 रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बॉल 3 आर रेड। एक्चुअल में इसका मतलब है, देखो 12 में से 3 रेड है, तो इसका मतलब बाकी 9 नॉट रेड है। अब आपको कह रहे कि जो 5 बॉल तुमने निकाली है उसमें से जो 3 है वो रेड है, तो 3 रेड है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए भैया, 12 में से क्या कहा, क्या कि जो तुमने 5 बॉल निकाली है उनमें से 3 रेड है, तो तुम्हें कहना चाहिए 3C3 इंटू 9C2 अपॉन में 12C5। अब इस सब को आपको सोल्व करना है, सोल्व करना आपको आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। 3C3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 9C2 को सोल्व करेंगे 9 इंटू 8 2 इंटू 1, 12C5 को करेंगे 12, 5 स्टेप तक जाएंगे, 11 10 9 8, और नीचे 5 को भी लेके जाएंगे, 5 4 3 2 1। अब जब आप इस सब को सोल्व कर लोगे, पूरी कैलकुलेशन तो क्या बताऊं आप कर सकते हो, तो पूरी कैलकुलेशन होके आपका आएगा 1/22। 88 का डी आएगा, 88 का आपका आएगा डी। चलो जी 88 का डी आ जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। 89 में क्या कह रहे हैं जी, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन किंग और रेड कलर। कह रहे या तो किंग है या रेड कलर है। अब देखो किंग की बात करूं तो 4/52, रेड कलर की बात करूं तो 26/52, लेकिन इनमें से 2 किंग यहां ऑलरेडी आ चुके हैं, तो -2/52। तो 26 और 30 28/52, तो 4 से कट जाएगा, तो 7/13, 7/13 बोले तो सी। चलो जी 89 का हमारा सी हो गया जी, 89 का सी हो गया जी। अब बात करते हैं जी जरा 90 नंबर की। 90 नंबर में क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दोनों बाइनोमियल है, पैरामीटर बताने हैं बस। तो भैया बाइनोमियल के पैरामीटर क्या होते हैं, n जुड़ जाता है, p वही रहता है, तो n1 प्लस n2 एंड p हो जाएंगे, n1 प्लस n2 एंड p, तो यानी कि a आंसर है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 का a आंसर है। चलो जी आ जाओ जी 91 पे आ जाओ। 91 में कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8 है, तो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल अनअकाउंटेड फॉर। देखो जी अकाउंटेड फॉर की बात करें तो क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और अनअकाउंटेड की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होगा 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.64, तो 0.36 यानी कि 36%, तो 36% लिखा है कहीं, डी आंसर है जी। अकाउंटेड फॉर में डिटर्मिनेशन निकालना है, अनअकाउंटेड फॉर में नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है, तो जी 91 का डी हो गया। हाँ जी बिल्कुल चेक कर रहा हूं मैं लिस्ट में साथ साथ, 91 का डी हो गया। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज द, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। ज्योमेट्रिक मीन
ये होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई भी हुई है आपको, आपने पढ़ी भी होगी। तो जी ज्योमेट्रिक मीन बनेगा तो 92 का बी। चलो जी 92 का बी। आओ जी अब हम बात करते हैं जी 93 की। 93 में क्या कह रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ कोरोलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6। ठीक है, एक्स और वाई का कोरोलेशन कोफिशिएंट 0.6 है। अब कह रहे अगर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दे, स्केल से तो इंपैक्ट होता ही नहीं है, साइन अगर दोनों का सेम है, देखो पहले दोनों का अगर पॉजिटिव साइन था तो 0.6 है, अगर दोनों का नेगेटिव साइन हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ तब पड़ता है जब एक का साइन प्लस का और एक का माइनस का हो, और उसमें भी बस हम आंसर में नेगेटिव साइन लगा देते। अगर प्लस का 0.6 था तो मैं माइनस का 0.6 कर देता, तो अभी तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, अभी तो आपको सिर्फ 0.6 ही रखना है। तो 93 का सी, 93 का सी। चलो जी हम बात करते हैं जी 94 की। देखो जी 94 में आपको यहां पे 3x प्लस 2y बराबर 100 दिया है। अब बी एक्स वाई पूछा है, तो भैया बी एक्स वाई अगर पूछा है तो देखो y नेगेटिव तो फॉर्मूले में रहता ही है, और इस बाद वाले का जो मल्टीपल है वो ऊपर आता है और पहले वाले का मल्टीपल नीचे आता है, तो माइनस का 2/3 डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस का 2/3। तो 94 का ए, 94 का ए। चलो जी मैं बात कर लेता हूं जी 95 की। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड नेगेटिव कोरिलेशन है जी, आपको मालूम ही है यार, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है, तो 95 का सी है जी नेगेटिव कोरिलेशन। चलो जी बात करते हैं जी 95 से आगे की। देखो जी 96 में मुझे क्या कह रहे हैं, 96 में मुझे क्या कह रहे हैं, का इफ एन इनकम ऑफ 10% इंक्रीज है 10% का प्राइस में, वेजेज 20% बढ़ गई है, देन इंडेक्स नंबर सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ नंबर और मोर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें जो है ना आंसर आईसीआई मॉक टेस्ट का जो दिया है वो गलत दिया है उन्होंने। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 120 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, ये न्यू इंडेक्स नंबर आ जाएगा, क्योंकि न्यू वेजेज ये हो गई, न्यू प्राइस इंडेक्स इतना है, और जो ये 100 लोके आएगा इसमें से 100 माइनस करो। करो जी मैं कर रहा हूं 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, ये आ रहा है 109.09। तो एग्जैक्ट आंसर तो 9.09% है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है एज इट इज, तो मतलब इससे तो मुझे ये पता लग रहा है ना कि ये 10% से कम है, हालांकि वो 20% से भी कम है यार, वो 20% से भी कम है, लेकिन यार 10 पहले आ गया ना, तो आप 20 से कम नहीं कहोगे, बल्कि आप कहोगे ये लेस देन 10। सी आंसर है, 96 का सी आंसर है। अच्छा जी परचेजिंग पावर ऑफ मनी रेसिप्रोकल होती है जी यार इंडेक्स की, रेसिप्रोकल होती है इंडेक्स की, तो 97 का ए, 97 का ए रेसिप्रोकल होती है जी इंडेक्स की। 98 में कह रहे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2005 एंड 2025 का अलग अलग दिया है। द सैलरी ऑफ ए पर्सन वर्कर इतना था, हाउ मच एडिशनल देनी है, यार न्यू सैलरी निकाल लो, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका करना है, न्यू इंडेक्स नंबर ऊपर रखना है 115, ऑल इंडेक्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑल इंडेक्स नंबर नीचे रखना है, और जो सैलरी दी हुई थी ओल्ड वो लिख दोगे, 19,500 और लिख दोगे, ओल्ड सैलरी से गुणा करना है। तो अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं 115 इंटू 19,500 डिवाइडेड बाई 97.5, ये आ रहा है 23,000। तो यार एडिशनल पूछा है ना, तो भाई 23,000 में से 19,500 माइनस कर दो, तो एडिशनल आ जाएगा, 19,500 तो ऑलरेडी मिल रही थी ना, तो 23,000 में से मैंने माइनस की 19,500, 3500 आ रहा है यार, तो भाई 3500 उसको एडिशनल दे दो, तो सी आंसर है। चलो जी 98 का सी आ गया जी। 99 में कह रहे टाइम सीरीज हैज 4 कंपोनेंट होते हैं यार, ये भी अब नवंबर ऑनवर्ड काट दिया है आईसीआई ने, लेकिन अभी जुलाई में तो है, तो 4 कंपोनेंट होते हैं जी, तो 99 का सी है जी, 99 का सी। चलो जी अब हम लास्ट पे आ गए जी 100 पे। इन द टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशन कैन अकर विद इन ए पीरियड ऑफ, यार सीजनल वेरिएशन तो एक साल के अंदर ही अपने आप को रिपीट कर लेता है, तो विद इन ए ईयर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 का हो जाएगा सी।
सी आंसर हो गया जी। ठीक है जी, चलिए जी, आज हमने आपके साथ मॉक टेस्ट अप्रैल का जो आया था, जो लास्ट आईसीआई ने दिया था मॉक टेस्ट, उसको भी हमने उसका सेकंड पार्ट 51 से 100 तक सोल्व कर लिया है। ठीक है जी, ओके जी, चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।